हेलो दोस्तों, एमपी दहिया चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर आपके सामने एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। आज की कहानी है बहू वर्सेस बेटी। नीतू बाथरूम से नहा कर निकली थी तो लाइट बंद करना भूल गई। वह पूजा कर रही थी, तभी उसकी सास कमला जी ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि बत्ती ऐसे जलाकर छोड़ देती है जैसे बिजली मुफ्त में आती है, बिल भरना पड़े तो पता चले। नीता मायूस होकर सुनती रही। पूजा करते हुए उसकी आंखें भर आई। नीतू की शादी को 3 साल हुए थे। 2 साल तक सब ठीक चला, फिर अचानक उसके पति अक्षय की नौकरी छूट गई। दोनों बेहद परेशान थे। नीतू का बेटा अभी 6 महीने का था। अक्षय के बहुत कोशिशों के बाद भी जब नई नौकरी नहीं मिली तो उसने अपने पिता मुकेश जी से बात करके घर लौटने का निर्णय किया। मुकेश जी ने अपने पुत्र का ढांढस बंधाया कि तुम यहाँ आ जाओ और दूसरी नौकरी की तलाश करो। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके मन में कहीं न कहीं यह डर था कि अक्षय कहीं अवसाद में न घिर जाए, इसीलिए वे यथासंभव सहयोग कर रहे थे बेटे और बहू को। नीतू अपने ससुर का बहुत सम्मान करती थी। वो स्वभाव से अंतर्मुखी थी, जल्दी अपनी बात किसी से नहीं कह पाती थी। बड़ों को पलट कर जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था। कमला जी नीतू को सुनाती कि जब उनकी शादी हुई तो उनके आने के बाद मुकेश जी की तरक्की होती गई, पर कोई बहुएं ऐसी आती हैं कि पति का कामकाज चौपट हो जाता है। नीतू को यह बातें बाण की तरह सीधे हृदयवेदी लगती। वो तो अपने पहले ही परेशान थी और कमला जी समय समय पर सुई चुभोती रहती। आर्थिक परेशानी के कारण मुकेश जी ही बेटे और बहू का खर्च उठाते थे और कमला जी एहसान की परतें चढ़ाती जाती। नीतू का आत्मसम्मान कुचलता रहता। जब नीतू कहीं बाहर जाने को निकलती तो कमला जी 2-4 सामान लाने को कहकर बोलती, अरे तुम्हारे पास पैसे तो होंगे नहीं, चलो मैं देती हूँ। वैसे भी अब तो 2 गुना खर्च हो गया है, पता नहीं कैसे चलेगा। नीतू के आत्मसम्मान को फिर से झकझोर दिया था कमला जी ने। वो वहाँ से चली गई। मुकेश जी अपनी बहू की व्यथा उसके चेहरे पर पढ़कर अपनी पत्नी से बोले, क्यों हर बात एहसान जताती हो बहू से? वह इस घर के सदस्य है तो फिर क्यों उसके स्वाभिमान पर चोट करती हो? इस समय हमारे बच्चों का कठिन समय है, उनको हमारी ज़रूरत है। हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम उनका मनोबल बढ़ाने की बजाय तोड़ रही हो। कमला जी पति के मिजाज को देखकर चुप रह गई, पर वह सुधरने वाली कहाँ थी। अगर कभी खाना बच जाता तो वह बोलती, मुफ्त का सामान है, बर्बाद करते रहो, अपनी रकम लगती तो पता चलता। ऐसे ही कटु वचन प्रतिदिन नीतू को सुनने पड़ते थे। कभी कभी कमला जी तो अक्षय को भी सुना देती थी। बहुत ही अधिक मानसिक वेदना से गुजर रही थी नीतू। एक तो पति को दिन भर तनाव में देखती, दूसरी तरफ सासू माँ उसके आत्मसम्मान को तार का तार करने से कभी नहीं चूकती। छोटे बच्चे की वजह से वह नौकरी भी नहीं कर पा रही थी। आए दिन कमला जी नीतू के सामने अपनी तारीफों के पुल बांधती रहती। मैं जब ब्याह कर आई थी तो इस घर में कुछ भी नहीं था। मेरे कदम बहुत ही शुभ थे इस घर के लिए। मेरे घर में कदम रखते ही इस घर का नक्शा बदल गया। लेकिन तुम्हारे कदम शायद अक्षय के लिए शुभ नहीं है, तभी तो उसके साथ साथ सब लोग परेशान हैं। नीतू को समझ में नहीं आता था इन सब में उसकी क्या गलती है। इतना तिरस्कार करने के बाद कमला जी ने अपनी बेटी की किस्मत का बखान करना शुरू कर दिया। ऋचा भी अपने पति के लिए बहुत भाग्यशाली है। ऋचा से शादी के बाद दामाद जी का व्यापार दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ता जा रहा है। नीतू अपनी तरफ किया गया इशारा समझ गई और अपने घायल हुए आत्मसम्मान को आंसुओं का मरहम लगाने के लिए अपने कमरे में चली गई। यही सब सुनते हुए और रोते हुए करीब 8 महीने का वक्त बीत गया। 8 महीने के बाद अक्षय की नौकरी मुंबई में लगी। मुकेश जी ने बोला, पहले वहाँ जाकर अपने रहने की व्यवस्था कर लो, फिर नीतू और उसके बच्चे को लेकर चले जाना। अगले ही दिन अक्षय मुंबई के लिए निकल गया और 4-5 दिनों के बाद फ़ोन करके बोला,
मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है और 1 हफ्ते में मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। इसी बीच अचानक एक दिन ऋचा अपनी बेटी के साथ अपने मायके आई। अपनी बेटी और नातिन को आया देख कमला जी खुशी से फूली नहीं समाई, पर अगले ही पल ऋचा के चेहरे की उदासी उन्होंने पढ़ ली और पता चला कि दामाद जी को व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा हो गया है और काफ़ी ज़्यादा कर्ज दामाद जी के ऊपर चढ़ गया है। 500 रूम में से 300 रूम दामाद जी के बिक चुके हैं और बस 200 रूम बचे हैं जो कि घाटे में चल रहे हैं। यह सब सुनकर कमला जी और मुकेश जी के ऊपर तो मानो वज्रपात हो गया। एक औलाद के दुख से अभी उबरे भी नहीं थे कि दूसरी औलाद का दुख सामने आ गया। ऋचा ने कमला जी को बताया कि उसकी सास उसे बहुत ही ज़्यादा ताने देती है, कोई मदद करती है तो बस एहसान गिनवाती रहती है। मेरे आत्मसम्मान को पूरा तार तार करके रख दिया है। ऋचा की बातें सुनकर कमला जी के विचार एकाएक बदल गए और वह बोलने लगी, तुम्हारी सास को अक्ल नहीं है क्या? ऐसे समय में बेटे बहू को भावनात्मक संबल की ज़रूरत होती है और वह तुम्हें ताने मार रही है। उन्हें तुम दोनों के साथ खड़ा होना चाहिए था। कमला जी की बातें सुनकर रितु से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ी, मम्मी कि बेटी का दुख देखकर एकाएक आपके अंदर इतनी समझदारी कहाँ से आ गई? कल तक जब मैं इस परिस्थिति में थी तब तो आपने नहीं सोचा कि मुझे और आपके बेटे को आपके भावनात्मक संबल की ज़रूरत है, ना कि आपके तानों की। दूसरों के आगे हाथ फैलाना कितना पीड़ादायक होता है मुझे बहुत अच्छे से पता है। 8 महीने मैं इस दुख को झेली हूँ, इसीलिए मैं ऋचा दीदी के दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। लेकिन मेरा आत्मसम्मान तो आज तक आपके तानों से लहू लुहान होकर पड़ा हुआ है, उसे तो आप कभी नहीं देख पाई। क्या आत्मसम्मान आंकलन रिश्ते देखकर किया जाता है? बेटे का आत्मसम्मान होता है और बहू का आत्मसम्मान नगण्य होता है। ये क्या बात हुई? नीतू ने अपने नंद ऋचा से कहा, दीदी आप परेशान मत हो, आपका दुख मुझसे अधिक कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जैसे मैंने इस कठिन समय को पार कर लिया है, जल्दी ही आपका भी यह कठिन समय निकल जाएगा। हम सब मिलकर इस कठिन समय में आपके साथ रहेंगे। हमसे जो भी जितनी भी मदद बन पड़ेगी हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। मुकेश जी ने कमला जी से बोला, कमला जी एक बात अच्छे से समझ लीजिए, मनुष्य नहीं बल्कि समय बलवान होता है और समय कब पलट जाए कोई नहीं जानता। आज ऋचा का दुख देखकर आपका दिल रो रहा है और वही दुख जब आपने अपनी बहू नीतू को दिया तो आपका कलेजा नहीं कांपा? फिर आप में और ऋचा की सास में क्या फ़र्क रह गया? आपने जो टीस नीतू और अक्षय के दिल को लगाई है वह उनके दिल में ताउम्र रहेगी और इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। कमला जी आत्मग्लानि से भर उठी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि एक बहू के साथ उनके करने की भरपाई अब उनकी बेटी कर रही है और मन ही मन वह दृढ़ निश्चय कर रही थी कि अपनी बेटी की स्थिति को संभालने की और बहू के मन में अपने लिए जगह बनाने की वह पूरी कोशिश करेगी। और नीतू के साथ उसने जो भी बर्ताव किया है वह उसके लिए उससे माफ़ी मांगकर आगे से हमेशा के लिए उन्हें अपनी बेटी की तरह रखेगी। लेकिन जो टीस इंसान के दिल में एक बार लग जाती है उसको निकालना इतना आसान कहाँ होता है। जब आप मुश्किल में होते और कोई आपके साथ ऐसा बर्ताव करता है तो उसे भूलना बहुत मुश्किल होता है।